हम लोग अक्सर हर रात सोने से पहले अपने घर के दरवाजे बड़ी सावधानी से बंद करते हैं। तालों को 2 बार खींचकर चेक करते हैं। मतलब हमें लगता है कि लोहे और पीतल का ये छोटा सा टुकड़ा हमें दुनिया के सारे बाहरी खतरों से बचा लेगा। हाँ बिल्कुल, ये एक अजीब सी शांति देता है। है ना? हमें लगता है कि बाहर चाहे जो भी हो, इस दरवाजे के अंदर हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन तब क्या हो जब खतरा दरवाजे से नहीं बल्कि किसी ऐसे आयाम से अंदर आ रहा हो जिसके लिए भौतिक दुनिया की ये दीवारें और ताले कोई मायने ही ना रखते हों। ये विचार ही अपने आप में इंसान को बेहद असहज कर देने वाला है। मतलब हमारी पूरी सभ्यता ही इसी बुनियाद पर टिकी है कि हम खतरे को देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं और किसी न किसी दीवार से उसे बाहर रोक सकते हैं। सही बात है। लेकिन जब वो दीवार ही बेमानी हो जाए तो इंसान का सबसे आदिम डर, जिसे हम अनजाने का डर कहते हैं, वो पूरी तरह से जाग उठता है। मुख्य विषय यही आदिम और अदृश्य खौफ है। हमारे सामने आज उन सभी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का एक बहुत बड़ा संग्रह है। ये स्रोत देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। मतलब बिहार के धूल भरे रास्तों से लेकर असम के जंगलों तक। बिल्कुल, और केरल के कब्रिस्तानों तक। इन दस्तावेजों में डायन, जिन, काला जादू और शापित जगहों का इतना सजीव जिक्र है कि इसे पढ़कर किसी की भी नींद उड़ जाए। हमारा मकसद आज इन कहानियों को सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और लोक कथाओं के ताने बाने को गहराई से समझना है। जहाँ ग्रामीण विश्वास और शहरी खौफ आपस में आकर टकराते हैं। और यहाँ ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को सही ठहराना या उसे बढ़ावा देना नहीं है। एकदम सही कहा आपने। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारियों, लोगों के अनुभवों और इन विस्तृत दस्तावेजों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो उसकी समझ से परे हो, तो उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सुनसान रास्तों और जंगलों का खौफ। जो नोट्स हम देख रहे हैं उनमें बिहार के भोजपुर जिले के एक गांव की घटना का बहुत ही डरावना विवरण है। वो परदादा वाली कहानी है ना? हाँ, ये कहानी स्रोत देने वाले व्यक्ति के परदादा की है। उनका परिवार बेहद गरीब था। एक दिन उनका पोता घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गांव से गायब हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। परिवार पागलों की तरह उसे ढूंढता है, पर कुछ पता नहीं चलता। फिर गांव में अफवाहें शुरू होती हैं। बिल्कुल, गांव में एक फुसफुसाहट शुरू होती है कि पास के एक घने जंगल में एक डायन रहती है और शायद उसी ने बच्चे को पकड़ लिया है। खौफ का आलम यह था कि पूरा गांव उस जंगल की तरफ देखने से भी कतरा रहा था, लेकिन वो परदादा बिना किसी की परवाह किए अकेले ही उस जंगल में निकल पड़े। अकेले? उस खौफनाक जंगल में? हाँ। घंटों उस बीहड़ में भटकने के बाद उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने जैसे ही उस झोपड़ी का दरवाजा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी के अंदर बहुत सारे इंसानी कटे हुए सिर रखे थे। अरे बाप रे! सोचिए उस इंसान की मानसिक स्थिति क्या रही होगी उस वक्त। एक तरफ वो भयावह दृश्य और दूसरी तरफ अपने खून को बचाने की तड़प। और नोट्स के अनुसार उसी झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में उनका पोता एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ था, और तभी वो औरत, जिसे गांव वाले डायन कहते थे, वहां आ धमकती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस परदादा से कहती है कि उसने अपनी काली शक्तियां बढ़ाने के लिए इन मासूम बच्चों की बलि दी है और अब अगली बारी इसी बच्चे की है। लेकिन वो परदादा पीछे नहीं हटते। नहीं, वो उस भयानक औरत पर टूट पड़ते हैं। दोनों के बीच एक खौफनाक हाथापाई होती है और वो किसी तरह अपने पोते को छुड़ाकर उस मनहूस जंगल से भाग निकलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? बाद में जब गांव वाले हिम्मत जुटाकर उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं तो वो औरत वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद और रहस्यमयी हिस्सा यह है कि घर लौटने के ठीक 2 दिन बाद ही उन पर दादा की अचानक मौत हो जाती है। ये घटना हमें इंसान की उस मूल प्रवृत्ति के बारे में बताती है, जहां अपनों को बचाने की जिद किसी भी अलौकिक खौफ पर भारी पड़ जाती है। लेकिन क्या हर बार इंसान बचने में कामयाब होता है? बिहार के ही पूसा इलाके की एक और अजीबोगरीब घटना इसका एक अलग ही पहलू दिखाती है। वो क्षितिज वाली घटना। हाँ, साल 2010 की गर्मियों की बात है। 10 साल का एक बच्चा क्षितिज अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जनेऊ समारोह में गया था।
खेलते हुए वो पास की सूखी गंडक नदी की तरफ निकल गया। और वहां उसे एक बूढ़ी औरत सिर झुकाए बैठी हुई दिखी। क्षितिज को लगा शायद उसे मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वो पास गया और उस औरत ने अपना सिर उठाया, क्षितिज की रूह कांप गई। क्योंकि उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उसकी आंखें किसी सांप या रेप्टाइल की तरह ठंडी और चमक रही थी। तभी उस औरत ने अपने गले से एक बहुत ही हाई पिच वाइब्रेशन जैसी आवाज निकाली, जो एकदम कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी। और जब वो खड़ी हुई तो उसका कमर के नीचे का हिस्सा किसी घोड़े की तरह था, बिल्कुल ग्रीक माइथोलॉजी के सेंटोर जैसा। क्षितिज वहां से पागलों की तरह भागा। वो जब भी पलटकर देखता, उस औरत के शरीर का ऊपरी हिस्सा लगातार अपना रूप बदल रहा था। भागते भागते वो बच्चा बेहोश हो गया और सीधा शाम को से होश आया। हाँ, अब मुझे एक बात समझाइए। बिहार के एक छोटे से गांव में ग्रीक माइथोलॉजी का सेंटोर और रिप्टाइल जैसी आंखें, मतलब क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या ये डर के कारण दिमाग का कोई भ्रम हो सकता है? देखो, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें, तो जब इंसान अत्यधिक दहशत या पैनिक में होता है, तो उसका दिमाग उन आकृतियों को जोड़ने की कोशिश करता है जो उसने कभी कहानियों या टीवी में देखी हो। अच्छा, तो ये एक तरह का भ्रम हो सकता है। हाँ, इसे एक तरह का मानसिक भ्रम कह सकते हैं। लेकिन लोक कथाओं के नजरिए से देखें तो सूखी नदी का किनारा हमेशा से एक लिमिनल स्पेस माना गया है, यानी दो दुनियाओं के बीच की दहलीज। यहाँ वास्तविकता और भ्रम की रेखाएं बहुत धुंधली हो जाती हैं। ये लिमिनल स्पेस वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यही चीज हमें सड़कों और हाईवे पर होने वाली घटनाओं में भी देखने को मिलती है। पंजाब के कंझावला की वो घटना देखिए। वो सर्दियों वाली रात। हाँ, 2009 की भयंकर सर्दियों की रात थी। एक व्यक्ति नरेला की एक फैक्ट्री से अपनी बाइक पर लौट रहा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। उसने कंझावला चौक के पास से एक शॉर्टकट लिया। सुनसान रास्ते पर उसे लाल कपड़े पहने एक औरत दिखाई दी। और जब उसने लिफ्ट देने के लिए बाइक धीमी की, तब उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं और वे जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये। और उसका चेहरा, जिस तरह से नोट्स में उस चेहरे का वर्णन किया गया, वो किसी बुले सपने से कम नहीं है। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से पिचका हुआ था और उसकी एक आंख अपनी जगह से निकलकर गले तक लटक रही थी। बाप रे। और इसके बाद जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। वो औरत हवा में तैरते हुए पूरी रफ्तार से उस बाइक का पीछा करने लगी। कभी वो बाइक के बाईं तरफ आ जाती तो कभी दाईं तरफ। इंसान का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया ऐसे में। बिल्कुल। वो व्यक्ति बस लगातार अपनी बाइक भगाता रहा और जैसे ही उसने रेलवे फाटक पार किया, वो औरत अचानक गायब हो गई। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात आगे नांगलोई के पास एक चाय की दुकान पर उसे एक बुजुर्ग मिला, जिसने उससे लिफ्ट मांगी। उसने उसे बिठा लिया, लेकिन जैसे ही वे नांगलोई बस स्टैंड के पास पहुंचे, वो बुजुर्ग चलती बाइक से पीछे से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। मतलब रास्तों का ये खौफ बहुत गहरा है। सड़कों के किनारे इन अनजान शक्तियों की मंडराने की ये कोई इकलौती घटना नहीं है। असम के हाईवे 15 पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के 9 बजे भयंकर बारिश हो रही थी। एक व्यक्ति नारीकली मंदिर के पुल के पास से गुजर रहा था। तभी उसने एक लड़की को अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। हाँ, और कुछ दूर चलने के बाद पीछे से आर्मी के कुछ ट्रक आए। बिल्कुल, और उन्होंने लगातार हॉर्न बजाकर उसे रोकने का इशारा किया। और जब आर्मी के जवानों ने उसे जो बताया, वो सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। उन्होंने कहा कि जो लड़की उसके पीछे बैठी थी, उसके बाल इतने लंबे थे कि वो सड़क को छू रहे थे। और जैसे ही ट्रक करीब आया, वे लड़की उस तेज रफ्तार बाइक से सीधे खेतों में कूद गई और गायब हो गई। और पटियाला से गांव लौट रहे उस पिता की कहानी को हम कैसे भूल सकते हैं? वो वर्कशॉप वाली कहानी। हाँ, रात के 10 बजे वो वर्कशॉप से लौट रहे थे। सुनसान रास्ते पर अचानक उन्हें एक चमचमाता हुआ मेला दिखाई देता है। वो अपनी स्कूटर धीरे करते हैं तो देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा आदमी उनकी तरफ पीठ करके रास्ता रोकर खड़ा है। वो किसी तरह किनारे से बचकर निकलते हैं तो पीछे से एक भारी आवाज आती है, पंडित जी बच गए। आवाज निकालते तो यहीं खत्म कर देता। सच में डरावना है। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें, तो क्या सुनसान रास्तों पर मिलने वाली ये चीजें उन जंगली शिकारियों की तरह है जो पानी के घाट के पास अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं? मैं कहूंगी कि ये तुलना बिल्कुल सटीक है। चौराहे, सुनसान हाईवे या पुराने पुल, ये सभी लोक कथाओं में क्रॉस रोड्स कहलाते हैं। ये ऐसी जगह हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम है।
इन जगहों पर ऊर्जा बहुत अस्थिर होती है। अच्छा। यहाँ इंसान का अकेलापन और अंधेरे का खौफ उन शक्तियों के लिए चारे का काम करता है जो शिकार की ताक में रहती हैं। तो रास्तों की बात हो ही रही है, तो सोचिए जब इंसान इन रास्तों से गुजरते हुए खुद उन जगहों की दहलीज पार कर ले जहां ये शक्तियां स्थायी रूप से बस चुकी हैं, तब क्या होता है? और ये हमें हमारे दूसरे विषय की तरफ ले जाता है, शापित इमारतें और वर्जित क्षेत्र। केरल के सुल्तान कब्रिस्तान की घटना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जी, इस दस्तावेज में रघुवीर नाम के एक लड़के का जिक्र है जो खुद को पक्का नास्तिक मानता था। उसका अहंकार इतना था कि वो अपने 2 डरपोक दोस्तों अरुण और इकबाल को चुनौती देकर रात के 1:30 बजे उस खौफनाक सुल्तान कब्रिस्तान के अंदर ले जाता है। मतलब खुद खतरे को बुलावा देना। एकदम। अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी कब्र के पास एक शख्स सिर झुकाए बैठा मिलता है। रघुवीर अपनी आदत के अनुसार उस पर कुछ फप्ती कसता है। वो शख्स धीरे से कहता है, ये इंसानों की जगह नहीं है। और इसके बाद जो रूपांतरण होता है वो कल्पना से परे है। वो शख्स खड़े होते ही अपना रूप बदलने लगता है। उसकी ऊंचाई इतनी तेजी से बढ़ती है कि तीनों दोस्तों को उसे देखने के लिए अपनी गर्दन पूरी तरह ऊपर उठानी पड़ती है। उसके मुंह में सुअर जैसे लंबे और नुकीले दांत निकल आते हैं। अरे बाप रे! तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागते हैं। उनके पीछे उस भीम का जिन के भारी कदमों की आवाजें आ रही होती है। भागते हुए इकबाल का पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर जाता है। और फिर वो जिन उस पर हमला करता है। बिल्कुल। इससे पहले कि वो उठ पाता, वो जिन अपने नंगे खुरदरे पंजे से इकबाल की पीठ को बुरी तरह छील देता है। बाद में होटल पहुंचकर जब वे उसकी पीठ देखते हैं तो वहां किसी खूंखार जानवर के पंजों के 3 गहरे निशान छपे होते हैं। ये तो सीधा सीधा अनधिकृत प्रवेश या ट्रेसपासिंग का मामला लगता है। हाँ, ये घटना सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक ट्रेसपासिंग का नतीजा है। इंसान के दिमाग में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है। जो चीज जितनी वर्जित होती है, हम उसकी तरफ उतने ही आकर्षित होते हैं। रघुवीर का अहंकार उस जिन के लिए एक खुली चुनौती थी। इसी तरह की चुनौती राजस्थान के भानगढ़ किले में दोस्तों के एक ग्रुप ने भी दी थी। भानगढ़ किले की वो रात। जब वे लोग किले की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाती है। उनके साथ गए एक अंकल को सबसे पहले एक काले लिबास में एक आदमी दिखाई देता है। वे लोग किसी तरह किले के अंदर पहुंचते हैं और रात में अपना कैंप लगाते हैं। आधी रात को अचानक उन्हें दर्द में चीखती हुई एक औरत की दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है। हाँ, और फिर किले की एक ऊंची दीवार पर उन्हें एक बहुत लंबी सी परछाई चलती हुई नजर आती है जो कुछ बुदबुदा रही थी। खौफ के मारे वे सब अपनी कार की तरफ भागते हैं, पर कार स्टार्ट ही नहीं होती। उन्हें मजबूरन पूरी रात किले के पास बने एक पुराने मंदिर में छुपकर काटनी पड़ती है। और वो काली परछाई पूरी रात उस मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ये परछाइयों का खौफ सिर्फ पुराने किलों तक सीमित नहीं है। बेंगलोर के एक आधुनिक फ्लैट की घटना देखिए। विशाल वाली घटना है ना? हाँ, विशाल नाम के एक युवा ने कब्रिस्तान के ठीक बगल वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक फ्लैट लिया था। एक रात करीब 1 बजे वो अपनी छत पर सिगरेट पी रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली छत पर पड़ी। वहां 3-4 लड़कियां कपड़े धो रही थी। लेकिन वे इंसान नहीं थी। वे गहरे काले धुएं जैसी परछाइयां थीं और उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। विशाल घबराकर अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोता है, उसकी छाती पर इतना भारी दबाव पड़ता है कि उसका दम घुटने लगता है। वो आंखें खोलता है तो कमरे के कोने में वही काले धुएं जैसा साया उसे घूर रहा होता है। गनीमत ये रही कि उसके गले में एक भगवान का लॉकेट था। बिल्कुल, जिसे देखकर वो साया वापस लौट गया। अब देखिए, अगर इसे हम स्लीप पैरालिसिस का नाम भी दे दें, तो भी लाल आंखों वाली उन परछाइयों को एक साथ कैसे झुटलाया जा सकता है? ये मुमकिन नहीं है कि हर चीज सिर्फ दिमाग का फितूर हो। और ये तो अकेले रहने वाले लोगों की बात हो गई। परिवारों के साथ जो होता है वो और भी अजीब है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के क्वार्टर की घटना है। एक नई शादीशुदा नानी गंदे नाले वाले इलाके के उस सरकारी क्वार्टर में रहने आती हैं। नाना जी की अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी। हाँ, तो रात के सन्नाटे में नानी को घर के अंदर भारी जूतों के चलने, चूड़ियों के खनकने और किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाजें आती थीं। एक बार नाना जी के भाई वहां रुकने आए। रात के 1 बजे दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से और खौफनाक तरीके से दस्तक दी कि वो भाई अगले ही दिन वो घर छोड़कर भाग गया। मतलब सोचिए दहशत किस स्तर की रही होगी। सबसे अजीब बात तो तब हुई जब वे हमेशा के लिए वो घर खाली कर रहे थे। एकदम खाली घर के अंदर से अचानक एक मिट्टी का मटका जोर से फूटने की आवाज आई।
जब वे दौड़कर अंदर गए तो मटका अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत रखा था। ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन का क्या मामला है? देखो, इस तरह की आवाजें अक्सर उन जगहों से जुड़ी होती हैं जहां अतीत में कुछ बहुत बुरा हुआ हो। उस कॉलेज की उन अमीर लड़कियों की कहानी में भी यही हुआ। जिन्होंने पार्टी करने के लिए एक फ्लैट किराए पर लिया था। बिल्कुल। रात भर शराब पीने के बाद वे सो गईं। सुबह सुबह एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी उनके दरवाजे पर आया और उन्हें खाली बोतलें वहां से फेंकने को कहा। बाद में जब वे बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर गईं तो वहां टंगे एक फोटो को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो उसी आदमी की थी? हाँ, जिस बूढ़े आदमी ने सुबह उन्हें टोका था वो कई साल पहले उसी फ्लैट में लिवर खराब होने की वजह से तड़प तड़प कर मर चुका था। बाप रे। मतलब अब तक तो हमने उन शक्तियों की बात की जो बस रास्तों या इमारतों में मौजूद हैं और इंसान गलती से उनसे टकरा जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब इंसान खुद अपने स्वार्थ या किसी से बदला लेने के लिए इन काली शक्तियों का आवाहन करता है? ये हमें हमारे तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ ले जाता है, काला जादू, जिन और मारण क्रिया। बिल्कुल। यहाँ अलौकिक शक्तियों से ज्यादा इंसान की डार्क साइकोलॉजी डराती है। स्रोत में भोपाल की एक लड़की का जो विस्तृत विवरण है वो रूह कपाने वाला है। जब वो बच्ची सिर्फ 3 साल की थी तो उसकी बेहद खूबसूरत आंखों की वजह से उस पर 12 जिन्नों का साया पड़ गया था। तब उसके पुलिस वाले दादा ने किसी तरह उसे बचाया था, लेकिन जब वो 8वीं क्लास में थी, एक खाली प्लॉट को पार करते समय वो साया उस पर फिर से हावी हो गया। और उसके बाद उस मासूम बच्ची के साथ जो हुआ वो कोई भी माता पिता सोच भी नहीं सकते। उस छोटी सी लड़की के गले से 4 अलग-अलग आदमियों की भारी आवाजें एक साथ आती थीं। वो घर के चाकुओं से अपने ही परिवार वालों पर जानलेवा हमला करने लगी थी। सोचिए परिवार किस खौफ में जी रहा होगा। घर के गेट पर बाहर से भारी ताला लगा होता था, लेकिन आधी रात को वो लड़की ताला टूटे बिना घर के बाहर खड़ी मिलती थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि 2 साल तक उस लड़की के शरीर में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। हाँ, और अंत में बाबा सलीम नाम के एक व्यक्ति ने जिन्नों के जरिए ही उसका इलाज किया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो इलाज तो बीमारी से भी ज्यादा खौफनाक लगता है। उसकी माँ को आधी रात के वक्त पूरी तरह नग्न होकर एक पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होना पड़ा था। ये किस तरह की ऊर्जा का खेल है? देखो, काले जादू और तांत्रिक विद्या में अक्सर ऐसी शर्तें रखी जाती हैं जो इंसान को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ दें। इसे एक तरह का ऊर्जा विनिमय या एनर्जी एक्सचेंज माना जाता है। जितनी बड़ी शक्ति को काटना हो, अनुष्ठान उतना ही कतरन और अपमानजनक होता है। अच्छा। मारण क्रियाओं में तो अक्सर शक्तियों को पूरी तरह से हथियार बना दिया जाता है। पटियाला के चलालीला बाबा की घटना इसका सीधा प्रमाण है। हाँ, जहाँ एक परेशान भाई बहन उनके पास आते हैं। बाबा को तुरंत पता चल जाता है कि लड़की पर मारण क्रिया यानी जान से मारने का जादू की गई है। बाबा उस शक्ति का आह्वान करते हैं और वो शक्ति कुछ खाने की मांग करके लड़की का शरीर छोड़ देती है। लेकिन लड़के का मामला बहुत उलझा हुआ था। बिल्कुल। उस पर जो शक्ति हावी थी वो बोल नहीं पा रही थी, वो सिर्फ दर्द में चीखती थी और हुक्के की आग को हवा में उड़ाती थी, ताकि वो कभी भी अपने भेजने वाले का नाम ना बता सके। अंततः बाबा सलीम उसे एक डिब्बी में बंद करके जमीन में गहराई में गाड़ देते हैं। मतलब सोचिए, ये सब अक्सर हमारे अपनी करीबी लोग करते हैं। गोगा जी और मुर्दे की राख वाली घटना को ले लीजिए। एक परिवार बिना किसी कारण के तबाह हो रहा था, घर में कलेश, बीमारियां। वे एक माताजी को बुलाती हैं। माताजी पूरे घर को 9 बार छान मारती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अंत में माताजी हारकर राजस्थान के एक बहुत ही शक्तिशाली पीर का आह्वान करती हैं। तब जाकर एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आता है। उस घर की मां के पैरों के पास जमीन के अंदर से सिर्फ 1 इंच की एक प्लास्टिक की पुड़िया निकलती है, और उस पुड़िया के अंदर मुर्दे की राख भरी हुई थी। हाँ, ये राख उस औरत की जेठानी ने जलन के मारे उसकी शादी के वक्त वहां छुपा दी थी। ये साफ तौर पे दिखाता है कि रिश्तों में पलने वाली ईर्ष्या कैसे काले जादू का भयंकर रूप ले लेती है। जब इंसान के मन का जहर इन डार्क शक्तियों के साथ मिलता है तो तबाही निश्चित है। बिल्कुल। इसी तरह पंजाब के एक व्यक्ति के साथ हुआ। बचपन में जब वो घर के पुराने रेडियो के बटन दबाकर खेल रहा था तो अचानक रेडियो के स्पीकर के अंदर से एक गुर्राती हुई आवाज आई, मत कर, खराब हो जाएगा। ये कोई इंसान नहीं था। और फिर सालों बाद उसका असर दिखा। हाँ, 2018 में अचानक उसे अपने घर में हर तरफ से घुंघरू बजने की आवाजें आने लगी। फिर एक रात उसे सपना आता है, एक लड़की जिसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए हैं और उसका चेहरा उसके ही उलझे बालों से ढका है, उसे छूती है। सुबह जब वो उठता है तो उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका होता है। पैरालिसिस। बिल्कुल।
और सबसे डरावनी बात, उसे बाथरूम के दरवाजे के बाहर ताज़ा खून की छींटें मिलती हैं, जो इस बात का पक्का सबूत था कि किसी ने उसके घर पर मसान क्रिया छोड़ी है। और देहरादून के हॉस्टल की वो लड़की जो चुपचाप टोटके करती थी, जब हॉस्टल की ही दूसरी लड़की को शक हुआ तो उसे रात में सपना आया कि वो टोटका करने वाली लड़की शीशे के सामने खड़ी है, लेकिन शीशे में उसकी कोई परछाई नहीं है। और वो मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो आपको मेरे बारे में पता चल गया। और यूपी की उन अम्मा की कहानी तो किसी फैंटेसी हॉरर जैसी है, जिन्हें आधी रात को उनके आंगन में आधा जमीन में गाड़ दिया गया था। जब उन्हें निकाला गया तो अम्मा ने बताया कि एक काले कपड़े वाले आदमी ने उन्हें हवा में उड़ने वाले एक विशाल रथ में बिठाया था, जिसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे और भाले पकड़े हुए औरतें उस रथ की रखवाली कर रही थी। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि ईर्ष्या और बदले की आग इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। सही बात है। लेकिन अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे बड़े विषय की ओर बढ़ते हैं, महासंग्राम। जब ये काली शक्तियां बेकाबू हो जाती हैं तो उन्हें रोकने के लिए जो दूसरी शक्तियां मैदान में उतरती हैं, वो किसी महासंग्राम से कम नहीं होता। असम का मयोंग इलाका हमेशा से काले जादू का गढ़ माना जाता है। वहां की एक बहुत ही अजीब घटना दर्ज है। एक बंगाली आदमी मयोंग जाकर इंसान को जानवर में बदलने का प्राचीन जादू सीखता है। घर लौटकर अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए वो मंत्र पढ़कर खुद को एक सांप में बदल लेता है। उसने पत्नी से कहा था कि वो बाद में उस पर पानी की बाल्टी डाल दे, जिससे वो वापस इंसान बन जाएगा। लेकिन एक विशाल सांप को अपने सामने देखकर पत्नी के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो डर के मारे पानी की बाल्टी वहीं गिरा देती है। पानी की कुछ ही बूंदें उस पर पड़ती हैं, जिसके कारण वो आदमी आधा शरीर इंसान और आधा सांप का ही रह जाता है। बिल्कुल। वो रेंगते हुए अपने गुरु के पास जाता है, लेकिन गुरु भी उसे ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उस जादू को वापस पलटने की शर्त ये थी कि शरीर का पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, और उस आदमी ने कुछ खा लिया था। और अंत में वो आधा इंसान आधा सांप समुद्र के किनारे भटकने लगता है, जहां नेवी के ऑफिसर उसे गोली मार देते हैं। ये घटना सीधे सीधे प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ का नतीजा है। लेकिन जब दो ताकतवर शक्तियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, यह हमें दिल्ली के मनीष के परिवार के घटना से पता चलता है। आहा, वो कहानी तो किसी युद्ध के मैदान जैसी है। मनीष के बड़े भाई की शादी तय होती है। खुशियों का माहौल था कि अचानक लड़की के पिता की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। शादी किसी तरह हो जाती है, लेकिन उसके बाद मनीष की कोठी के बाहर एक काले बकरे का कटा हुआ सिर मिलता है। परिवार एक भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुलाता है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो तांत्रिक एक हरे कपड़े में लपेटा हुआ मांस देखता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। क्योंकि घर के अंदर का माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। भारी भरकम डाइनिंग टेबल की कुर्सियां हवा में उड़ने लगी थीं, कांच के शीशे अपने आप टूट रहे थे और दीवारों पर खून के निशान उभर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, बल्कि किसी ने एक बेहद ताकतवर और क्रूर सुलेमानी जिन को उनके परिवार को खत्म करने के लिए छोड़ दिया है। तब एंट्री होती है शिमला के नालागढ़ वाले पीपल वाले अघोरी बाबा की। मनीष के पिता और भाई बाबा को बुलाने जाते हैं। रास्ते में उनकी कार अचानक बंद हो जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती। उन्हें महसूस होता है कि शायद जिन उन्हें रोक रहा है। बिल्कुल। वे कार में तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाते हैं और चमत्कारिक रूप से कार स्टार्ट हो जाती है। जब वे बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा बिना उनके कुछ बताए सब कुछ जान लेते हैं। और जब बाबा दिल्ली की उस कोठी में आते हैं तो जो सच वो बताते हैं वो उस जिन से भी ज्यादा भयानक था। जी हाँ, वो काला जादू किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि उसी नई बहू और उसकी माँ ने मिलकर किया था। प्रॉपर्टी के लालच में अंधे होकर उन्होंने सबसे पहले लड़की के अपने पिता को ही मौत के घाट उतारा था। अघोरी बाबा अपने झोले से एक विशेष भस्म निकालते हैं और उस सुलेमानी जिन को प्रकट होने के लिए विवश कर देते हैं। जिन सामने आता है, जोर जोर से हंसता है और उस अघोरी बाबा को जान से मारने की धमकी देता है। फिर बाबा उस कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं। पूरे 15 मिनट तक उस बंद कमरे के अंदर एक भयानक आध्यात्मिक युद्ध चलता है। बाहर खड़े परिवार को सिर्फ चीजों के टूटने और जिन के खौफनाक तरीके से हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। और अंततः अघोरी बाबा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस सुलेमानी जिन को कैद कर लेते हैं। लेकिन बाबा एक अजीब शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि वो जिन को आजाद तभी करेंगे जब वो जाकर उन लोगों की जान लेगा जिन्होंने उसे भेजा था। और जिन उस समझौते को मान लेता है। बिल्कुल। वो सीधा बहू की माँ की जान ले लेता है और करीब 1.5 साल बाद
उस लालची बहू की भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये पूरी घटना हमें उस स्पिरिचुअल हायरार्की के बारे में बताती है जहां ब्रह्मांड के नियम काम करते हैं। जो शक्ति जितनी पुरानी और सिद्ध होगी, जीत उसी की होगी। लेकिन क्या हर शक्ति विनाशकारी होती है? पश्चिम बिहार के एक परिवार की कहानी हमें इसका दूसरा पहलू दिखाती है। वो परिवार जिस कोठी में रहने गया था, वो दरअसल एक पुराने मुसलमानों के कब्रिस्तान के ठीक ऊपर बनी थी। शुरुआत में उन्हें छत पर अजीब सी परछाइयां दिखीं और सोते समय सीने पर भारी दबाव महसूस हुआ। जब उन्होंने एक तांत्रिक को दिखाया तो पता चला कि वहां किसी पीर बाबा की बहुत ही अच्छी और पवित्र रूह का वास है, जो पुराने बाशिंदों के बुरे बर्ताव की वजह से उन्हें भगा चुकी थी। उस पीर बाबा की रूह ने परिवार के सामने एक सीधी सी शर्त रखी कि वे उस पीर को अपने परिवार का ही एक बड़ा बुजुर्ग माने और हर गुरुवार को उनके नाम का एक दिया जलाएं। और परिवार ने पूरी श्रद्धा से ऐसा ही किया। हाँ, और उसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। पीर बाबा एक रक्षक बन गए। उस परिवार ने अगले 15 सालों में 4 बड़ी फैक्ट्रियां लगाईं और वे बेहद अमीर और खुशहाल जीवन जीने लगे। यहाँ शक्ति ने विनाश नहीं किया, बल्कि संरक्षण दिया। तो आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा में हमने इन सभी 18 खौफनाक विवरणों को खंगाला। सुनसान रास्तों के इस लिमिनल स्पेस से लेकर शापित इमारतों के अंधेरों तक, और काले जादू के उस घिनौने खेल से लेकर अघोरी और जिन के उस महासंग्राम तक। इन सब का निचोड़ क्या है? यही ना कि अज्ञानता, इंसान का लालच और बदले की अंधाधुंध भावना अक्सर उसे उन शक्तियों के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। मेरी समझ से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सभी दस्तावेज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम भले ही खुद को कितना भी आधुनिक क्यों न मान लें, लेकिन इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ, हमारे विज्ञान से बहुत परे है। और कई बार इंसान की अपनी नफरत ही सबसे बड़ी काली शक्ति बन जाती है। और अब सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार। हमने शुरुआत में उन दरवाजों और मजबूत तालों की बात की थी जो हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन इन अनगिनत कहानियों और दस्तावेजों के पन्नों को पलटने के बाद ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या असली राक्षस वो जिन, डायन या साया है जो किसी घने जंगल, चौराहे या कब्रिस्तान के अंधेरे में रहता है, या फिर कुछ और, या फिर असली राक्षस इंसान के ही अंदर छिपा वो लालच, वो ईर्ष्या और वो स्वार्थ है जो इन भयानक शक्तियों को जगाकर अपने ही परिवार, अपने ही खून के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए उकसाता है। जरा सोचिए, जब हमारे अपने ही घर की दीवारें और हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो जाएं, तो इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह भी सबसे खौफनाक कैसे बन जाती है। इसे सोचिएगा जरूर।